तो एथेनॉल बनता कैसे है, कैसे एथेनॉल पेट्रोल पंप तक पहुंचा और फिर हमारे गाड़ी में पहुंचा, इस सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ समझाऊंगा कि आखिर एथेनॉल बनता कैसे है। तो एथेनॉल सबसे पहले बनता कैसे है ये जानने के लिए हम गन्ने की खेत में पहुंच जाते हैं। गन्ने की खेती की जाती है, हमारे किसान भाई करते हैं, 10 से 12 महीने लगते हैं इसे बड़े होने में। उसके बाद इसे हार्वेस्टिंग किया जाता है और इसे पहुंचा दिया जाता है शुगर कैन मिल में। शुगर कैन मिल में इस तरीके के मशीन में इसे डाला जाता है और क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद दो प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं, एक है शुगर कैन जूस, एक है बैगस। ये बैगस कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये काम आता है कार्डबोर्ड बनाने में, पेपर बनाने में और कई बार फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जब पीसने के बाद हम देखें कि शुगर कैन जूस भी निकला, इस शुगर कैन जूस को हम आगे बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन यूनिट में। प्रोडक्शन यूनिट में सबसे पहले जो टैंक होता है उसे हीट, उसमें जूस डालने के बाद उसे हीट किया जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है क्लैरिफिकेशन टैंक में, जहाँ पे हीट करने से जैसे डर्ट है, सैंड है, वैक्स है, जो शुगर कैन जूस में थे वो नीचे डिपॉजिट होते हैं और ऊपर में प्योर जूस हमको मिल जाता है। उसे आगे इवापोरेशन टैंक में भेजा जाता है। इवापोरेशन आपको पता है, जहाँ इवापोरेशन मतलब होता है जहाँ लिक्विड क्या बनने लगेगा, गैस बनने लगेगा। यहाँ आने के बाद जो पानी प्रेजेंट है जूस में वो यहाँ पे वेपर बन जाता है और जो हमारा जूस है वो एकदम स्टीकी थिक लाइक सिरप बनने लगता है। आगे क्रिस्टलाइजेशन आता है। क्रिस्टलाइजेशन ये है कि जो थिक सिरप है वो धीरे धीरे क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगेगा। क्रिस्टल्स क्या के फॉर्म करने लगेगा, शुगर के क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगेगा। आगे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो तेज घूमेगी और दो मिक्सचर को अलग कर देगी। कौन से मिक्सचर को अलग कर देगी, इन दोनों को। एक शुगर है जो चीनी बोलते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसके हेल्प से ये एथेनॉल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं मोलेसिस। ये मोलेसिस ही आगे जाएगा एथेनॉल प्लांट में। उस मोलेसिस को सीधे एथेनॉल प्लांट में भेज दिया जाता है और एथेनॉल प्लांट में पहुंचने के बाद सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है फर्मेंटेशन का। यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे एक बड़े बड़े टैंक होते हैं जहां पे मोलेसिस प्रेजेंट होता है, उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है। अब ईस्ट अलग अलग होते हैं, बेकर्स करके एक ईस्ट होते हैं, अलग कंपनियां अलग अलग ईस्ट यूज करती है। तो इस ईस्ट का काम ये होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, मोलेसिस में शुगर प्रेजेंट होता है, उस शुगर को वो खाने लगता है और हमको देखने को मिलता है वो एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये वही एथेनॉल है जो भी टंकी में हमारे गाड़ी के पहुंचने वाला है, पर वो उतनी प्यूरिफाई नहीं है, तो इसको प्यूरिफिकेशन के लिए हम सीधा भेज देंगे डिस्टिलेशन यूनिट में। आप देख सकते हो मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में एक फर्मेंटेशन टैंक है और वहां से जुड़ा हुआ है बेयर कॉलम। बेयर कॉलम में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज किया जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज को भी हटा दिया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू होती है। ध्यान से समझना, डिस्टिलेशन में सबसे पहले उसे हीट किया जाता है एथेनॉल को। जब हीट करते हैं लगभग 78 डिग्री सेल्सियस तक उसे हीट किया जाता है। अब 70 डिग्री सेल्सियस में हीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल है 70 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड से क्या बनने लगेगा, गैस, और गैस बन के सीधा ऊपर जाएगा और आगे बढ़ने लगेगा कंडेंसेशन टैंक में। कंडेंसेशन यानी कंडेंसर टैंक में क्या होगा, वो धीरे धीरे जो अभी जो गैस बना है वो वापस लिक्विड बन के सीधा रिफ्लेक्स कॉलम में आ जाएगा। रिफ्लेक्स कॉलम जो है वो बेसिकली कुछ जो लिक्विड बने हैं उसे वापस भेज देगा डिस्टिलेशन यूनिट में और कुछ को नीचे भेज देगा, टैंक में भेज देगा, स्पिरिट टैंक में भेज देगा। अब स्पिरिट टैंक से हम देखते हैं फिर भी जब हमने एथेनॉल को देखा तो फिर भी अभी कुछ अमाउंट में उसके अंदर अभी भी वाटर प्रेजेंट थे। एथेनॉल के अंदर अभी भी वाटर प्रेजेंट थे क्योंकि एथेनॉल अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ। हीट करने पे भी और डिस्टिलेशन करने के बाद भी वो वाटर रिमूव नहीं होता है। उसको रिमूव करने के लिए आगे फिर से डिहाइड्रेशन यूनिट में भेजा जाता है, जहां पे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सीव्स रहते हैं और उसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आगे हमको बहुत अच्छी खासी अमाउंट में प्योर एथेनॉल मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेप 1 में डिस्टिलेशन होती है, उसका स्टेप 2 में डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए होता है, क्योंकि जो एथेनॉल है, वाटर है, वो एक आइसोट्रॉप बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, आइसोट्रॉप फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे रहते हैं, उनको अलग करना जरूरी है, इसलिए डिहाइड्रेशन टैंक में भेजा जाता है। अब जो बन गया है 95 to 99% प्योर एथेनॉल हमको मिल जाता है और उसके बाद हम उसे स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए भेज दिया जाता है। पूरी तरीके से ये समझ आ गई है कि एथेनॉल आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले गन्ने की खेती की जाती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद कुछ
शुगर कैन को सीधे शुगर कैन मिल में भेज के पीसा जाता है और पीसने के बाद दो चीजें हमारे सामने आती है, एक है शुगर कैन जूस और एक है बैगर्स। और उसके बाद ये बैगर्स जो है हमको पता है पेपर मिल वगैरह में भेजा जाता है पेपर बनाने के लिए, और ये शुगर कैन जूस है इसे सीधा शुगर कैन प्रोडक्शन यूनिट में भेज दिया जाता है और हीट करने के बाद देखते हैं इसे क्लियरिफाई किया जाता है, इंप्योरिटीज हटाए जाते हैं और इवापोरेट किया जाता है, यानी कि उसे गैस बनाया जाता है। किसको? जूस में जो पानी प्रेजेंट है उसको। उसके बाद जूस को आगे भेज दिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए। और क्रिस्टल क्या क्या फॉर्म करते हैं? चीनी की फॉर्म करते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में भेजा जाता है, बहुत तेजी से उसे घुमाया जाता है और दो सब्सटेंस हमको देखने को मिलते हैं, एक है शुगर और एक है मोलेसेस। अभी मोलेसेस को सीधे एथेनॉल प्लांट में भेज दिया जाता है और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उसमें? फर्मेंटेशन, फिर डिस्टिलेशन और उसके बाद डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एथेनॉल है, वाटर है, वो एक आइसोट्रॉप फॉर्म कर लेती है, अच्छी खासी बॉन्डिंग फॉर्म करती है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमको प्योर एथेनॉल मिल जाती है लगभग 95 से 99%। उसके बाद इस एथेनॉल को सीधे ब्लेंडिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पर मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ क्योंकि एथेनॉल बनने हमें जानना होगा कि आखिर एथेनॉल बनता कैसे। पर एक चीज आपको जाते जाते समझाऊंगा जो अगले वीडियो में आएगा, वो ये है कि एथेनॉल जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रखता है एथेनॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एथेनॉल जो है एनवायरमेंट से मॉइस्चर चुराने लगेगा, एनवायरमेंट से मॉइस्चर चुराने लगेगा और हमको देखने की मिलेगी कि जो फ्यूल टैंक है उसमें वाटर स्टोर हो रहा है। और वाटर स्टोर होने पे हमको पता है फ्यूल पंप और जितने भी चीजें फ्यूल में फ्यूल इंजेक्टर, सारे चीजों में रस्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है।